गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित में चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी या स्टैटिक्स भी इसको बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि सांख्यिकी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी या स्टैटिक्स में हम अध्ययन करते हैं यहाँ तीन चीज़ों का। पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक, और इसे केंद्रीय प्रवृत्त की माप भी कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये बनता है कि इसे केंद्रीय प्रवृत्त की माप क्यों कहते हैं। देखिए, जो आंकड़े होते हैं तो सांख्यिकी जो है यह आंकड़ों पर अध्ययन करती है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि आंकड़ा क्या है, जिसे हम डाटा भी कहते हैं। जितनी भी सूचनाएं हमें चाहे पेपर के माध्यम से मिलती है, चाहे हमें टेलीविज़न के माध्यम से मिलती है या किसी समाचार पत्र से मिलती है, जो भी सूचनाएं वैधानिक हैं और वे हम कलेक्ट करते हैं उनको ही हम कहते हैं आंकड़ा। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। आप कक्षा 9 में मैं कहूँ कि कक्षा 9 में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का एक फॉर्मेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे, कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों का गणित में जो प्राप्तांक आया है आप उसे लिखकर देंगे। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि अगर कम विद्यार्थी हैं तब तो आप आंकड़े आसानी से लिख देते हैं। लेकिन अगर यही आंकड़े बहुत बड़े हो जाएं, जैसे मैं कहूँ पूरे जिले के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक को बताइए, तो थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है, ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है। और इसी चीज़ को अगर और बड़ा कर दें, पूरे प्रदेश के कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आंकड़ा मैं आपसे बोलूं कि आप हमें जो है प्रस्तुत कीजिए, तो थोड़ा आपके लिए कार्य और लंबा हो जाता है, या हम कहें कि थोड़ा हमें कठिनाई होने लगती है। धीरे धीरे ऐसे मैं देश के लेवल पर जाऊं तो आंकड़े बहुत बृहद हो जाते हैं, और इस तरह से उनको किसी सूचना के द्वारा किसी पेपर पर लिखकर देना जो है अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इसी स्थिति में सांख्यिकी का निर्माण हुआ, और सांख्यिकी का हम अध्ययन करके इन चीज़ों को, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने एक प्राप्तांक का उदाहरण लिया, ऐसे आप ले सकते हैं देश की जनसंख्या के बारे में, देश में साक्षरता और निरक्षरता कितनी है इसके बारे में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है, चूंकि सरकार के पास डाटे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वह जो है सांख्यिकी के माध्यम से ही आंकड़े प्रस्तुत करती है। और इसमें जब आंकड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तभी सांख्यिकी का रोल शुरू होता है, और सांख्यिकी जो है आंकड़ों को संक्षिप्त और सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना ही कहलाता है सांख्यिकी। अब हमें यहाँ तीन चीज़ें पढ़ना है। सांख्यिकी में पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में जो है वो चैप्टर है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य भी दो प्रकार से पढ़ना है। पहला है अनक्लासिफाइड, या इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत, और दूसरे को बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य है, वर्गीकृत आंकड़े का, और दूसरा है अवर्गीकृत आंकड़े का। अब हमें ये समझना है कि अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है और वर्गीकृत आंकड़ा क्या है। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि कक्षा 9 के 20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक, 20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक निम्नवत है, आप इस आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप समांतर माध्य निकालने के लिए एक सूत्र है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है कि जितने आंकड़े हैं सभी आंकड़ों का योगफल ज्ञात कीजिए और आंकड़ों की संख्या से क्या करिए, भाग कर दीजिए।
तो आपको उस आंकड़े का समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि से आप आसानी से 20 विद्यार्थियों को जो प्राप्तांक है, अगर मैं इसको लिख दूं, मान लीजिए ये है 15, 25, 35, 40 डॉट डॉट ऐसे करके 20 तक आपको लिख देना है। अब ये जो आंकड़े आपको मिलेंगे, अगर इसका समांतर माध्य आप निकालें तो इसे x बार से हम डिनोट करते हैं, और ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका अर्थ ये हुआ कि आंकड़े में जितने पद आए, जैसे मैंने कहा 20 बच्चों का प्राप्तांक, तो ये स्पष्ट प्रश्न बता रहा है कि आपको 20 बच्चों का प्राप्तांक जो इस तरह से क्रमशः लिखा हुआ है, इन सबको जोड़ लेना है। और पदों की संख्या क्या हुई, यहाँ 20 विद्यार्थी हैं तो पदों की संख्या हो गई 20, और इस योगफल में 20 से भाग कर देना है। तो इस 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का आपको समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए अनुमानित कि 20 विद्यार्थियों का योगफल 400 आता है, और इसमें 20 विद्यार्थी हैं, और 20 विद्यार्थियों की संख्या से आप भाग दे देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ आ जाएगा कितना, 20। तो 20 जो है इस कक्षा 9 के 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य कहलाता है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा और आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोई प्रश्न करता है कि 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, तो आपको स्पष्ट है कि 1 से लेकर 20 तक संख्याएं आप लिखेंगे सम संख्याएं, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 डॉट 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 20 तक। तो यहां आपको अगर 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, तो पहले आप सभी सम संख्याएं लिखेंगे 20 तक। 20 तक की सम संख्याओं में जो जो संख्याएं आएंगी, अब नियम कहता है कि अगर इसका हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम सभी इन पदों को जोड़ें, और जो पदों की संख्या है, अब पदों की संख्या आप कैसे गिनेंगे, जैसे इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जितने पद होंगे, आप उनसे इसके योगफल में भाग दे देंगे, तो यह जो है आपको समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम समांतर माध्य जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसमें आप अवर्गीकृत आंकड़े देखते हैं, और इस आंकड़ों को सीधा हम इस सूत्र द्वारा, कोई भी अवर्गीकृत आंकड़ा हो और आपको समांतर माध्य निकालना हो, आप सीधे इस फार्मूले का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें सीखना है कि लेकिन मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़ा हमारे पास न हो, या हम अवर्गीकृत आंकड़े को वर्गीकृत आंकड़े में कैसे ट्रांसफर करें, कैसे बदलें। तो यहाँ सीखना यह है, अब जैसे यही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैंने आपसे पहले कहा कि 20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक निम्नवत है, तो आपको पता है कि 20 विद्यार्थी हैं तो प्राप्तांक भी क्या होगा, 20 होगा। लेकिन अगर इसे मैं व्यवहारिक रूप से लिखूं तो 20 विद्यार्थियों को जो प्राप्तांक मिलेगा, उसमें कुछ आंकड़े आपको ऐसे मिलेंगे जो आंकड़े आपको 1 से अधिक बार आए होंगे, कुछ आंकड़े 1 ही बार आए होंगे, कुछ आंकड़े 2 बार आए होंगे, कुछ आंकड़े 3 बार आए होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं मान लो आपसे कहूं 50 विद्यार्थियों का प्राप्तांक, तो ये तो आपने खुद अपनी क्लास में देखा है कि जब आपको प्राप्तांक सुनाए जाते हैं तो कई विद्यार्थी एक समान अंक पा जाते हैं, कुछ विद्यार्थी का अंक अलग अलग होता है, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे होते हैं एक समान ही अंक पाते हैं। तो जब हम किसी लंबे आंकड़े को उनकी बारंबारताओं के रूप में लिख लेते हैं, तब उसी आंकड़े को हम कहते हैं कि वह आंकड़ा जो है अब कैसा आंकड़ा बन गया, वर्गीकृत आंकड़ा बन गया। जैसे मान लीजिए 20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक
20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक निम्न है। अब 20 विद्यार्थियों को जब आप प्राप्तांक लिखेंगे तो 20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 20 अलग अलग संख्या आपको मिलेगी। तो मैं मान लेता हूं पहला बच्चा इसने पाया 25 अंक, दूसरे ने 35, तीसरे ने 30, फिर इसने 45 और फिर 50, फिर 51, फिर 35, फिर 25, फिर 30, फिर 45, फिर 50 और फिर 51। कुल आंकड़े गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर पाता है 31, फिर पाता है 32, फिर पाता है 45, फिर पाता है 50, फिर पाता है 35 और फिर पाता है 30, फिर पाता है 25 और फिर पाता है 31। अब मान लीजिए 20 आंकड़े हैं ये। अब इसी आंकड़े को जब कोई आंकड़ा 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता, अकेले अकेले आता, तब क्या आप करते? समांतर माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ते और जितने आंकड़ों की संख्या है, 20 आंकड़े हैं, 20 से आप भाग कर देते तो आपको समांतर माध्य प्राप्त हो जाता। लेकिन अब ऐसे आंकड़े हम देख रहे हैं कि यही 20 आंकड़े अलग अलग जो हम जोड़ के 20 से भाग देते थे, तो ये हमारे पास अगर आंकड़ा मान लो 1 लाख आंकड़ा हो जाए तो थोड़ा इसको जोड़कर भाग देना दुर्लभ प्रक्रिया है, जटिल है, परंतु हम इसे वर्गीकृत आंकड़े में बदलकर इसी गणना को, इसी संक्रिया को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूं कि ये जो इस तरह से बड़ा आंकड़ा आता है इसको हम कैसे वर्गीकृत कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों एक ही देखना है आपको कि जो आंकड़े हैं ये देखना है कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार पूरे पद में आया है, तो कोई ना कोई उत्तर जरूर मिलेगा। अगर मान लो कोई रिपीट नहीं हुआ, सिंगल है, तो ये भी आपको एक जानकारी देता है कि वो सिंगल है। कोई आंकड़ा 2 बार आया है, ये भी आपको जानकारी देता है कि वो 2 बार रिपीट हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार आता है और एक चार्ट बनाते हैं और उसी चार्ट के द्वारा हम ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े को जो एक पन्ने में लिखा है, आपने 1 आंकड़ा होता तो 10 पन्ने में लिखते, आप कितना इसको देखिए संक्षिप्त कर लेते हैं। बस एक टेबल बना लेना है, 2 कॉलम लिख लेना है, एक में लिखना है आंकड़े और दूसरे में लिखना है बारंबारता। अब इन दोनों में हमें भरना होता है। अब कैसे भरेंगे ये चीज हमें यहाँ सीख लेना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आंकड़े को जो है 25। तो हमने इसमें लिख दिया आंकड़ों में 25। अब पूरे पदों में हम ये ढूंढेंगे कि 25 पूरे आंकड़े में कितनी बार आया है। तो उत्तर यहाँ हमें मिलेगा 25। देखिए एक बार यहाँ आया, यहाँ तक कहीं नहीं है, यहाँ 2 बार, फिर काउंट करते चले जाएंगे, यहाँ एक 3 बार। तो 25 पूरे आंकड़े में कितनी बार आया? 3 बार। तो यही 25 की बारंबारता हो गई और इसको मैंने लिख दिया 3। फिर नेक्स्ट आंकड़े पर चलते हैं 35 पर। 35 को पुनः सब में देखते हैं। तो 35 देखिए एक बार यहाँ आया, यहाँ भी नहीं है, दूसरा, फिर कैलकुलेट करते चले जाएंगे और यहाँ फिर आ गया तीसरा। तो यहाँ आंकड़ों में लिख देंगे 35 और बारंबारता में लिख देंगे 3। फिर अगला आंकड़ा है 30। 30 भी देखेंगे, एक बार यहाँ आया 2, फिर एक बार यहाँ आया 3, फिर एक बार यहाँ आया 4। तो 30 आंकड़ा हो गया और ये कितनी बार आया बच्चों? 4 बार। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 4। इसकी बारंबारता हो गई 4। अब फिर 45 पर चलेंगे। 45 देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 1 2 और यहाँ 1 3। तो 45 भी आंकड़ा में हो गया और इसकी बारंबारता हो गई 3। अब नेक्स्ट आंकड़ा है 50। 50 को काउंट करिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ आया 2, फिर चलते जाइए, यहाँ आया 3। तो 50 आंकड़ा भी
कई बार आया? 3 बार। कितना आसान है, इसको आराम से गिनते जाएंगे और इसी तरह से लिखते जाएंगे। अगला आंकड़ा आता है 51। 51 देखिए कितनी बार आया है, एक यहाँ है, एक यहाँ 2 और कहीं नहीं है, तो 51 को हम लिख देंगे 2। अब 51 के बाद फिर 35 को हम लिख चुके हैं, 25 भी लिख चुके हैं, 30 भी लिख चुके हैं, 45 भी लिख चुके हैं, 50 भी, 51 भी। अब एक आंकड़ा बचता है 32। 32 देखिए कहीं नहीं है आंकड़े में, तो 32 को आप देखेंगे तो 32 केवल एक बार आया है, तो 32 को हमने लिख दिया एक बार। अब हमारे पास 45 ऑलरेडी आप देखिए लिख चुके हैं, 50 भी लिख चुके हैं, 35 भी लिख चुके हैं, 30 भी लिख चुके हैं, 25 भी, लेकिन 31 कहीं नहीं लिखा है। देख लीजिए 31 कहीं नहीं है, तो अब हम लिखते हैं 31 को, और 31 चूंकि एक बार आया है तो यहां इसकी बारंबारता को लिख देते हैं 1। अब देखिए 3 3 6 4 10 3 13 3 16 4 20। जो 20 आंकड़े इतनी दूरी में लिखे गए थे, मैंने उसको आराम से संक्षिप्त लिख दिया। कैसे? इस ये जो तरीका था ये अवर्गीकृत था, लेकिन मैंने इसको वर्गीकृत कर दिया, तो यही आंकड़े हमारे 2 लाइन में आ जाते हैं। अब मान लो ऐसे सरकार को 1 लाख आंकड़ा देना है कि हमारे प्रदेश में कितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो गणित में इतना इतना नंबर पाते हैं, तो उनको एक पूरा नोटबुक बनाना पड़ेगा। यही महत्व है सांख्यिकी का, कि सांख्यिकी जो है विशाल से विशाल आंकड़े को संक्षिप्त, वैधानिक, स्पष्ट और सरल तरीके से प्रस्तुत कर देता है। और इसीलिए हम सांख्यिकी को जो है अच्छे ढंग से बड़े आंकड़ों को दर्शाने में, बड़े पैमाने को दर्शाने में, किसी भी ऐसी सूचना को दर्शाने में जो लीगल है, वैधानिक है, हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। और यह जो है 3 उपायों से किया जाता है। पहला समांतर माध्य, दूसरा अभी आगे हम पढ़ाएंगे माध्यिका, और तीसरा है बहुलक। तो इस तरह से हम सांख्यिकी को जो है अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए यही 20 आंकड़े इतने लंबे थे, आपको मैंने छोटा उदाहरण बताया, लेकिन मान लीजिए ऐसे 1 लाख आंकड़े भी हो सकते हैं, 10 लाख आंकड़े भी हो सकते हैं। अब प्रश्न आएगा, आप कह रहे हैं 1 लाख 10 लाख, कहाँ ऐसा देखने को मिलेगा? मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपसे कोई कहे कि हमारे देश में अभी कितने बच्चों को वैक्सीन लगी है, तो एक न एक उत्तर मिलेगा, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब 1 करोड़ बच्चों को क्या आप ऐसे लिख लिख के 15 साल के इतने बच्चों को, 20 साल के इतने बच्चों को, 18 साल के इतने को लगी है, तो आपका एक आंकड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप लिख दें कि 15 साल के बच्चे कितने हैं, तो बारंबारता के टर्म में लिख देंगे, आंकड़ा 2 लाइन में हो जाएगा। और यही जो कहती है सांख्यिकी, और इस तरह से हम जो है इसको बना सकते हैं। और यहाँ आप देखिए जो आप समांतर माध्य निकालेंगे वो कैसे, आंकड़ा को कहते हैं x और इसको कहते हैं f। तो अगर आंकड़ा दिया है, बारंबारता दी गई है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़े और बारंबारता का गुणा कर देंगे, तो यहाँ एक कॉलम बनाएंगे f गुणे x। यहाँ जो आएगा सब लिखते जाएंगे, और अंत में सूत्र होता है समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और इस तरह से हम आसानी से समांतर माध्य कैलकुलेट कर लेते हैं। और आज के आशा करते हैं कि आप समांतर माध्य, सांख्यिकी क्या है, आंकड़ा क्या है, इन सब चीज़ों को भली बात समझ गए होंगे। और इस तरह से आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। और इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।